हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे, तो चलिए उसमें हमने अभी अपना पहला टॉपिक कंप्लीट किया था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। अब हम सेकंड टॉपिक लेंगे इसी चैप्टर का, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसमें अब हम पढ़ेंगे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस के दौरान, उसके कुछ फीचर्स को। तो चलिए अब हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने मेरी इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा था वो लोग पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उधर से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना ये पार्ट स्टार्ट करते हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, इसमें ये जो फीचर्स हैं, फीचर्स को ही कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला फीचर ये आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मीन्स क्या होता है? स्टैग्नेंट मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टैग्नेंट मीन्स होता है विकास रद्द, या फिर आप बोल सकते हैं रुकी हुई या फिर स्थिर। ठीक है, मतलब उसका कोई आगे डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। On the eve of independence, Indian economy was completely a stagnant economy. A stagnant economy is the one which shows little or no growth in income. Between 1860 to 1945, growth rate of per capita income was as low as 0.5% per annum, and between 1925 and 1950, it was 0.1% per annum. On account of this stagnation, bulk of Indian population lived in poverty. Standard of living of the people remained miserably low. Epidemics and starvation were a recurring phenomenon. ठीक है, इसमें वो ये कह रहा है इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी थी ना, वो पूरी तरीके से स्टैग्नेंट थी। क्या थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। और इसने फिर आगे स्टैग्नेंट इकोनॉमी की एक 1 लाइन डेफिनेशन दे रखी है, जिसमें ये कह रहा है कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि बिल्कुल ना के बराबर या फिर बिल्कुल भी ग्रोथ शो नहीं करती है इनकम में। ठीक है, मतलब जहाँ पे बिल्कुल ही ना के बराबर ग्रोथ हो रही हो या फिर ग्रोथ हो ही ना रही हो, उसे हम बोलते हैं स्टैग्नेंट, मतलब रुकी हुई या स्थिर। ठीक है, और 1860 से 1945 के बीच में क्या था, जो ग्रोथ रेट था पर कैपिटा इनकम का, वो इतना लो था कि 0.5% पर एनम के करीब था वो। ठीक है, पर कैपिटा इनकम हमारी क्या होती है? पर कैपिटा इनकम हमारी होती है एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ गिवन एरिया। ठीक है, और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जो एरिया की एक टोटल इनकम होती है ना, उसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी पर कैपिटा इनकम आती है। ठीक है, और 1925 से 1950 के बीच में क्या था, कितनी थी ये पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट? ये था 0.1% पर एनम। इतना लो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट था कि आप खुद ही सोच लीजिए कि उस वक्त तो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं थी, इकोनॉमी एकदम रुकी हुई थी, कुछ भी उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, और इसी स्टैग्नेशन की वजह से क्या था, जो काफ़ी सारी इंडियन पॉपुलेशन थी ना, वो पॉवर्टी में थी। पॉवर्टी मीन्स बहुत ज़्यादा गरीबी। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, लोगों के रहन सहन का जो तरीका था, वो बहुत ज़्यादा लो था। और जो एपिडेमिक्स थी और जो स्टारवेशन था ना, वो एक रिकरिंग फिनोमिना बन गया था उस वक्त। मतलब भूखमरी थी बहुत ज़्यादा, लोगों को खाने को नहीं मिलता था इस स्टैग्नेशन की वजह से। मतलब इसमें अपने अभी देखा ना कि इंडियन पॉपुलेशन जो थी, आधे से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन पॉवर्टी में थी, तो इसका मतलब स्टारवेशन अपने आप ही था उस वक्त, बहुत ज़्यादा एपिडेमिक और स्टारवेशन था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी में क्या होता है? बैकवर्ड इकोनॉमी होती है पिछड़ी हुई इकोनॉमी। मतलब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी ना, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। Indian economy was a backward economy on the eve of independence. Backward economy is the one in which per capita income is very low. In 1947 to 1948, per capita income in India was just rupees 230. The bulk of the population was very poor without sufficient food, clothing and shelter. Unemployment was rampant.
ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। अब इसने बैकवर्ड इकोनॉमी की भी एक डेफिनेशन दे रखी है, वन लाइन डेफिनेशन, जैसे इसने ऊपर वाले पॉइंट में स्टैग्नेंट इकोनॉमी की दे रखी थी। जो हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी होती है वो एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो पर कैपिटा इनकम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ज़्यादा नहीं होता। उस टाइम पे क्या था, 1947 से 48 के बीच में जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम था ना वो बस 230 रुपीज़ था। कितना था? 230। अब आप खुद ही सोच लीजिए, मतलब एक एरिया का टोटल पॉपुलेशन का टोटल पर कैपिटा इनकम 230 रुपीज़ है, कितना कम है, ठीक है ना। और ये कह रहा है इसी बैकवर्ड इकोनॉमी की वजह से क्या था, जो मतलब आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन थी ना वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, बहुत ज़्यादा पुअर थी। ये पॉइंट अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था कि बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी, ठीक है ना। और उनके पास इतना खाना नहीं था कि वो अपना गुजारा चला सके, ना तो क्लोथिंग और शेल्टर था, ठीक है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट थी ना, बेरोजगारी, वो फैलती जा रही थी। रैम्पेंट मीन्स फैलती जा रही थी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। क्या आता है? एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। अब इसमें मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड है कि जो हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर था उसमें भी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन था, उसमें भी कुछ ज़्यादा ग्रोथ वगैरह नहीं थी, ठीक है। इट इज़ हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब इसमें इसने क्या दे रखे हैं, इसमें इसने कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं जिसके थ्रू इसने एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस को शो किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम इन्हें भी पढ़ते हैं। नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर बट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%. Productivity was extremely low, thus per hectare output of wheat was only 660 kilograms and of rice just 710 kilograms. Third point is food grain production was barely enough for subsistence. In 1947 to 48, it was recorded to be just 527 lakh tons. अभी इसमें वो ये कह रहा है कि जो मतलब हमारी इंडिया की 72% पॉपुलेशन थी ना वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी। मतलब जो 72% वर्किंग पॉपुलेशन थी उसमें से वो तो एग्रीकल्चर में एंगेज थी, ठीक है ना। जो कामकाजी बंदे थे उसका 72% एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे लोग, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना था? सिर्फ 50%। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि उधर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये कि मतलब अगर आपकी एक ज़मीन है उसमें अगर 4 लोग भी खेती करेंगे ना तो भी इनफ होगा, लेकिन क्या था उस एक ज़मीन पे भी क्या था, पूरे पूरे घर के लोग लगे हुए थे। एक घर में बेशक 7 लोग, वो 7 लोग भी उस ज़मीन पे लगे हुए थे खेती बाड़ी करने में, बेशक उधर 4 लोगों की ही ज़रूरत क्यों ना हो। तो ऐसे में क्या था, 72% वर्किंग पॉपुलेशन तो थी एग्रीकल्चर में, लेकिन जीडीपी कितना कंट्रीब्यूशन था उसका? 50%, ठीक है ना। अब अगर सपोज करो एक फैमिली में 10 मेंबर हैं, उस 10 में से अगर 4 लोग भी एक ज़मीन पे काम करेंगे, बाकी 6 लोग दूसरी ज़मीन पे काम करें, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, वो सारे लोग एक ही ज़मीन पे लगे हुए थे और जिस वजह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था। और ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और उस वक्त क्या था, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा लो थी। पर हेक्टेयर जो लैंड थी ना उस पर आउटपुट कितनी थी? वीट की थी सिर्फ 660 किलोग्राम्स और चावल की थी सिर्फ 710 किलोग्राम्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है ना। और ऐसा क्यों था? क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, एक ही ज़मीन पे लगे हुए थे। अगर वो अलग अलग ज़मीनों पे करें तो वो काफ़ी सारा आउटपुट मिले, नहीं ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि सब लोग पिछड़े हुए थे, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, उन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं था, उनका गुजारा भत्ता भी इतना नहीं हो रहा था, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट में वो इसने ये बोला है कि जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी ना वो बहुत ज़्यादा कम थी रोज़मर्रा के गुजारे के लिए। अभी आपने ऊपर जैसे पढ़ा, वीट का सिर्फ 660 किलोग्राम था पर हेक्टेयर पे, राइस का सिर्फ 710 किलोग्राम था। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? करोड़ों में। तो खुद सोचो कि उस वक्त इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में इतना कम खाना, लोगों का गुजारा ही मुश्किल से चलता था, ठीक है। और 1947 से 48 के बीच में इसे कितना रिकॉर्ड किया गया था? सिर्फ 527 लाख टन्स। कितना? 527 लाख टन्स,
इतना कम था जिसमें कि करोड़ों टन होना चाहिए था। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब इसमें इंडस्ट्रीज की भी पिछड़ापन दिखाया गया है। चलिए अब हम इसे भी पढ़ते हैं। हेयर फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑफ अंडरलाइंड सिग्निफिकेंस। इसमें उसने कुछ फैक्ट्स दिए हैं, ज़्यादा बड़े बड़े फैक्ट्स नहीं है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। ठीक है। देयर वॉज ए वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। Second one is production of machines was almost negligible. Third one is small scale and cottage industries were almost ruined. Fourth one is for the bulk of its capital goods requirement, the Indian industry was dependent upon imports from Britain. अब इसमें क्या था, उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज थी कंट्री में उस बहुत ज़्यादा कमी थी उनकी। क्यों? क्योंकि इंडिया में उस वक्त ना तो बेसिक इंडस्ट्रीज थी और ना ही हैवी इंडस्ट्रीज थी। ठीक है ना। और उस वक्त क्या था, मशीन का जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल ना के बराबर था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से मंगवाए जा रहे थे, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आ रहे थे, इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था। तो इंडिया में तो हैवी इंडस्ट्रीज उस वक्त थी ही नहीं। उस वक्त हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा चलता था और मशीन का प्रोडक्शन तो फिर होना ही नहीं था इंडिया में, बाहर से ब्रिटेन से आ रही थी मशीन्स। ठीक है ना। और जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पहले जैसे पढ़ा था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में कि हैवी ड्यूटी और एक्सपोर्ट वगैरह पे, इस वजह से क्या था, जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उनका गुजारा भी नहीं हो पाता था, तो वो भी ऑलमोस्ट रूइंड होती जा रही थी। और क्या था, जो मतलब कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी ना, वो भी इंडियन इंडस्ट्री किस पे डिपेंड थी, ब्रिटेन के इंपोर्ट से। जो मतलब ब्रिटेन से गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे, फिनिश गुड्स, उस पर डिपेंडेंट थी इंडियन इंडस्ट्री उस वक्त कैपिटल गुड्स के लिए। तो उस वक्त इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, काम की इंडस्ट्रीज कुछ थी नहीं इतनी, और जो थी हैंडीक्राफ्ट वगैरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज वो भी ख़त्म होती जा रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा रूइंड थी। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, रैम्पेंट पॉवर्टी। मतलब ये उस वक्त जो पॉवर्टी थी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। रैम्पेंट मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, फैली हुई। ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स अ डे, दे लैक शेल्टर एंड क्लोथिंग, ऑल दिस वाज ओइंग टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैसिव इलिटरेसी। उस वक्त क्या था, मतलब जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन थी, मतलब आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। और उस टाइम पे क्या था, जो मतलब लोग थे उन्हें 2 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था, उनके पास रहने और पहनने को भी कुछ नहीं था, उनके पास बहुत कम था। और तो और इसमें ये भी था उस टाइम पे बेरोजगारी और इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त लोग बेरोजगार थे। ठीक है। और उस वक्त लोग अनपढ़ भी बहुत थे, जिस वजह से पॉवर्टी फैलती जा रही थी। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग समझते होंगे, आउटलुक, जैसे कि दिल्ली में आप लोग देख सकते हैं या मुंबई वगैरह में देख सकते हैं, दिल्ली मेट्रो या मुंबई मेट्रो, मोनोरेल, फ्लाईओवर्स, हाईवेज, रेलवेज, ये जितनी भी होती हैं ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती हैं। ठीक है। जो भी मतलब एक स्टेट की या कंट्री की चीज़ों को देखता जाए, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, टनल्स, कैनाल्स, रेलवे, रोडवे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उस टाइम पे क्या था, उस वक्त का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा पुअर था, ज़्यादा डेवलप नहीं था उस वक्त। ना तो इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन था, ना ही कम्युनिकेशन था, ना ही पावर जनरेशन अच्छे से था। ठीक है। मतलब आप लोग देखेंगे तो कम्युनिकेशन भी, जनरेशन ऑफ पावर और एनर्जी भी, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है। अब तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा जनरेशन हो रहा है पावर का, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो लोग ऑनलाइन भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर लेते हैं, वॉइस कॉलिंग वगैरह सब हो जाता है। उस वक्त इतना नहीं था, उस वक्त तो सिर्फ लेटर पोस्ट किए जाते थे, वो लेटर आने में भी काफ़ी टाइम लगता था, और इतना ट्रैवल करने का भी सोर्स नहीं था। ठीक है। और मतलब उस वक्त भी बहुत कम था। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर और एनर्जी वाज एक्सट्रीमली लो।
In 1948, power generation capacity was merely 2,100 megawatt. Length of railway lines was 53,596 kilometer. Pakka roads had a coverage of 155,000 kilometer only. अब आप खुद देखिए उस टाइम पे क्या था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो बहुत कम था। उस वक्त जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का साधन था वो भी इतना नहीं था, ना ही जनरेशन ऑफ पावर और एनर्जी इतना था। ठीक है, और 1948 में क्या था, जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी ना वो कितनी थी, बस 2100 मेगावाट। कितनी थी, 2100 मेगावाट। ये पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, पूरी इंडिया की पावर जनरेशन की बात हो रही है, जिसमें कि अब कितनी ज़्यादा पावर जनरेशन कैपेसिटी है इंडियन इकोनॉमी के पास। ठीक है, और उस वक्त रेलवे लाइंस की लेंथ भी कितनी थी, सिर्फ 53,596 किलोमीटर। सिर्फ इतनी सी रेलवे लाइंस की लेंथ थी उस वक्त। और अब कितनी है रेलवे लाइन की लेंथ, 1,08,486 समथिंग है। ठीक है, तो आप खुद देखिए उस वक्त कितना कम था रेलवे लाइन का लेंथ। और पक्का रोड की भी कवरेज कितनी थी सिर्फ उस टाइम पे, 155,000 किलोमीटर, सिर्फ इतनी सी थी। और अब आप देखेंगे तो पक्का रोड्स की कवरेज कितनी है, 1,42,126 किलोमीटर्स अराउंड। तो आप खुद देखिए उस वक्त कितना कम था, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर था कि उस वक्त इंडिया की डेवलपमेंट तो कुछ थी नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था उस वक्त। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, 7th पॉइंट, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। क्या आता है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। अब उस वक्त क्या था, जो इंडियन इकोनॉमी थी ना वो हैवीली डिपेंडेंट थी इम्पोर्ट्स पे। क्यों, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इस कदर डिपेंडेंट बना दिया इम्पोर्ट्स पे कि कुछ कहने की हद नहीं। ब्रिटिशर्स क्या करते, जो भी फिनिश्ड गुड्स होते थे वो ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे और इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में। तो इस वजह से इंडिया को क्या था, आदत लग गई थी इंडियन इकोनॉमी को इम्पोर्ट्स की, फिनिश्ड गुड्स के इम्पोर्ट की, जिस वजह से क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स तो मंगा अपने ले रहे थे ब्रिटेन से इतने सारे फिनिश्ड गुड्स, लेकिन इंडियन इकोनॉमी इससे डाउन होती जा रही थी, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट कुछ बचा नहीं था और ना ही कुछ वो बची थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस वजह से क्या था, इम्पोर्ट पे हैवी डिपेंडेंट हो गई थी इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं, द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंडेंट हैवीली on foreign imports for most of the defense equipments. Besides, several consumer goods like sewing machines, medicines, kerosene oil, bicycle, etc. used to be imported from abroad. अब उस टाइम पे क्या था, जो इंडियन कंट्री थी, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी थी, या आप ये बोल सकते हैं जो इंडिया था, वो हैवीली डिपेंड हो गया था मशीनरी और जितने भी प्रोडक्शन के बाकी इक्विपमेंट्स थे ना उनके इम्पोर्ट। इंडिया उस वक्त क्या करने लगा था, जितनी भी प्रोडक्शंस की चीज़ें होती थी, मशीनरी हो गई और भी इक्विपमेंट्स हो गए, वो बाहर से इंपोर्ट करने लगा था। और जो आर्म्ड फोर्सेस थी, जो इंडिया की आर्मी थी, एयरफोर्स थी, नेवी थी, जितनी भी थी, ये सारी की सारी फॉरेन इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो गई थी। जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो सारे इंपोर्ट किए जाते थे फॉरेन कंट्रीज से। ठीक है, और साथ में ये भी था, जो जितने भी कंज्यूमर गुड्स थे, जैसे कि सेविंग मशीन हो गया, सिलाई मशीन, या फिर मेडिसिन हो गई, या फिर कैरोसिन ऑयल हो गया, या साइकिल हो गई, ये सारी की सारी अब्रॉड से इंपोर्ट की जाती थी। उस वक्त ऑलमोस्ट चीज़ें जितनी भी ऑलमोस्ट कंज्यूमर गुड्स थे वो सारे के सारे इंपोर्ट किए जाते थे, कुछ भी इंडियन यूज़ नहीं किया जा रहा था। इंडिया में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही थी उस वक्त, ये सारा कुछ इंपोर्ट किया जा रहा था। क्यों, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल इतना बच ही नहीं पाता था। ठीक है, अब इसके बाद 8th पॉइंट आता है, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। क्या आता है, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, मतलब जो उस वक्त शहरीकरण था वो बहुत ज़्यादा कम था। क्या कम था, शहरीकरण। उस वक्त मतलब गांव ज़्यादा थे, गांव टाइप जगहें ज़्यादा थी, अर्बन एरियाज बहुत कम थे, रूरल एरियाज ही ज़्यादा थे। चलिए अब हम इसे भी पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस। In 1948, only 14% of the population lived in urban areas, while 86% population lived in rural areas.
रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर, दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी। अब उस वक्त क्या था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जो इंडिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन थी ना, वो विलेजेस में रहती थी, रूरल एरियाज में रहती थी, देहाती लोग थे। 1948 में क्या था, सिर्फ 14% पॉपुलेशन ही अर्बन एरियाज में रहती थी, जबकि जो 86% लोग थे ना, वो रूरल एरियाज में रहते थे। ठीक है, जिस कारण क्या था, अर्बनाइजेशन बहुत कम था, और जो रूरल पॉपुलेशन थी ना, उनके पास एग्रीकल्चर के अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं कुछ काम करने की। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी फैलता जा रहा था, इलिटरेसी होती जा रही थी, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं, रूरल पीपल होते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा उस टाइम पे रूरल पीपल की सोच क्या थी, काम कर रहे हैं, ज़मीन पड़ी है, उधर खेती करो, पढ़ाई लिखाई का क्या करना है, खेती में पढ़ाई की इतनी ज़रूरत होती नहीं। उस वक्त उन लोगों का ये मानना था, जिस वजह से क्या हो रहा था, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उस टाइम पे ना रूरल एरिया के लोगों को ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इतनी दिखती ही नहीं थी। उन्हें लगता था शहर में जाके क्या करना, ना गांव में खेती बाड़ी करेंगे खूब पैसा आएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इससे पॉवर्टी इतनी हो रही है, इलिटरेसी रेट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन इतना नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी। अब 9th पॉइंट आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। क्या आता है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अब ये सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होता है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो ज़मींदार होते हैं ना, वो ज़मीन का टुकड़ा अपने पास रख लेते हैं और फिर अपने नौकरों को, अपने सर्वेंट्स को, नहीं तो कुछ किसानों को अपने यहाँ नौकरी पे रख के उन्हें ये बोलते हैं कि तुम हमारी ज़मीन पे काम करके हमारे लिए प्रोडक्शन करो। क्या करो, जिस चीज़ की वो खेती कर रहे हैं उस चीज़ की प्रोडक्शन करो। जैसे चावल की खेती हो रही है तो वो बोल रहे हैं तुम हमारी ज़मीन पे चावल की खेती करो हमारे लिए, हम तुम्हें सैलरी देंगे, सैलरी वेजेस देंगे। उस वक्त क्या था, वेजेस होते थे, नहीं तो बार्टर सिस्टम था। ठीक है ना, तो वो ये बोलते थे, इसे हम बोलते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, दूसरे की ज़मीन पे काम करना और कुछ गुजारा भत्ता लेना। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम इकोनॉमी सेमी फ्यूडल भी थी। उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा था, जैसे हमने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में भी पढ़ा था कि ज़मींदारों को ज़मीनें दे दी गई थी और मतलब उन्हें फिर लैंड रेवेन्यू के तौर पे टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नाइदर होली फ्यूडल और नॉर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट वॉज अ मिक्सड इकोनॉमी और अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। Such an economy had the mixture of feudalistic and capitalist modes of production. Feudalistic mode of production leads to low productivity. Low productivity leads to backwardness. उस टाइम पे क्या था, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी थी ना, वो ना तो पूरी तरीके से फ्यूडल थी और ना ही कैपिटलिस्ट थी। अब फ्यूडल क्या होता है, फ्यूडल ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो लोग होते हैं ना, वो मतलब अपने ज़मीन के मालिक के लिए लड़ते हैं, और तो और मतलब कोई ऐसा पर्सन ढूंढते हैं जो उनकी ज़मीन ले ले और बदले में उन्हें रक्षा दे और अपनी ज़मीन पे काम करने दे। ये होती है फ्यूडल इकोनॉमी, जो कि उस टाइम पे ना तो वो थी और ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोले तो पूंजीवादी इकोनॉमी, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था इतना। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे उनको ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता था और ना ही ज़मींदारों के पास कुछ बचता था। ठीक है ना, उस वक्त मिक्स्ड इकोनॉमी थी, या फिर आप उसे सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बोल सकते हैं, जो कि मैंने अभी सेमी फ्यूडल का मतलब आप लोगों को बताया। और मतलब ये जो सच एन इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। और इस इकोनॉमी में क्या था, दो तरीके के मोड थे प्रोडक्शन के, मिक्सचर था फ्यूडलिस्टिक और कैपिटलिस्ट मोड का। ठीक है ना, मतलब ना तो उस वक्त ढंग से फ्यूडलिस्टिक थी वो, ना ही कैपिटलिस्ट थी, जिस वजह से प्रोडक्शन जो थी ना वो दोनों तरीके से हो रही थी, मिक्सचर हो रहा था प्रोडक्शन का। और जो फ्यूडलिस्टिक मोड था ना प्रोडक्शन का, वो बहुत ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी को लीड कर रहा था, और जो लो प्रोडक्टिविटी थी ना वो बैकवर्डनेस पे लेके जा रही थी, पिछड़ेपन पे लेके जा रही थी। अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ही डेवलपमेंट होएगा, डेवलपमेंट होएगा तो बैकवर्डनेस से आगे निकलेंगे हम, बैकवर्डनेस मिटेगी। लेकिन उस वक्त क्या था, लो प्रोडक्टिविटी थी तो बैकवर्डनेस हो रही थी। अब इसमें लास्ट पॉइंट हमारा आता है कॉलोनियल इकोनॉमी। क्या आता है, कॉलोनियल इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होता है, कॉलोनियल मीन्स होता है किसी एक पर्सन को अपने कंट्रोल में कर लेना दूसरे पर्सन के लिए। ठीक है, कॉलोनियलिज्म मतलब ये होता है। तो चलिए अब हम कॉलोनियल इकोनॉमी वाला पॉइंट पढ़ते हैं।
Indian economy was a colony of British government. It implied exploitation of the Indian economy for the benefit of the British economy. Following observations highlight how Indian economy suffered at the hands of the British rulers. ठीक है, अब इसमें क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले की बात है, मतलब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये था, जो इंडियन इकोनॉमी थी ना, वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी। हमारी इंडियन इकोनॉमी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हुक्म चलाती थी हम लोगों पे, इंडियन इकोनॉमी पे। और तो और इससे ये था, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी ना, उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था ब्रिटिश इकोनॉमी की बेनिफिट्स के लिए। क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी का शोषण कर रहे थे। ठीक है, और फिर इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं जो कि ये हाईलाइट कर दी है कि कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूलर्स के थ्रू मतलब एक्सप्लॉइट हो रही थी, कैसे वो एक सफ़र कर रही थी, वो अब इसमें बता रखा है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस. This forced the Indians to buy the British goods. Second point is that Indian economy was used as a source of raw material for the British industries. Export of raw material were almost duty free. Thus, natural resources in India were depleted for the growth of the British industry. Third point is that atrocities were committed on the Indian artisans so as to force them to close their cottage industries. This led to destruction of the Indian handicrafts. ठीक है, अब इसमें उसने फर्स्ट पॉइंट में ये कहा है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने जो नियम थे, अपनी जो कंट्रोल था ना, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर कर रही थी, उसे अपने नियंत्रण में कर रखा था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, हैवी टैक्स उनके ऊपर लागू करके। ठीक है, और ये इससे क्या हो रहा था, इंडियंस को फोर्स किया जा रहा था ऐसे में कि वो ब्रिटिश गुड्स को ही खरीदें, ब्रिटिश गुड्स को ही यूज़ में लें, इंडियन गुड्स को ना लें। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उसके जो गुड्स थे उनके ऊपर हैवी टैक्स डाल रखा था, जिस वजह से वो महंगा पड़ता था इंडियंस का सामान, तो वो ब्रिटिश गुड्स को ही लेते थे, क्योंकि ब्रिटिश गुड्स जो था वो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट था, तो वो सस्ता पड़ता था। और सेकंड पॉइंट में उसने ये बोला है, जो इंडियन इकोनॉमी थी ना, वो ब्रिटिशर्स के लिए एक रॉ मटेरियल का सोर्स बन गई थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन में, उसमें ये था कि जो मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में एक्सपोर्ट हो रहा था वो ड्यूटी फ्री था, उसमें कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, तो वो रॉ मटेरियल अपने पास एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे और ब्रिटेन में इंपोर्ट करते थे, और फिर ब्रिटेन से फिनिश गुड इंडिया में इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या था, ब्रिटिशर्स के लिए जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी वो इंडियन इकोनॉमी उनके लिए रॉ मटेरियल का सोर्स थी, क्योंकि इंडिया से रॉ मटेरियल सारा जाता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में। और तो और जो फिर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट था वो ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री था, उसमें कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, बिना किसी ड्यूटी के एक्सपोर्ट किया जाता था रॉ मटेरियल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में, जिस वजह से क्या था, जो इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज थे ना वो कम होते जा रहे थे। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि उससे क्या हो रहा था, ब्रिटिश इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा था, नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया के फॉरेन जा रहे थे, ब्रिटेन में जा रहे थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए, जिस वजह से इंडिया में उसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो इंडिया में वो ख़त्म होते जा रहे थे। ओके, फिर इसमें थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है, जितने भी मतलब इंडियन आर्टिसंस थे ना, उन पे अत्याचार किया जा रहा था, उन्हें फोर्स करने के लिए कि वो अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज को क्लोज कर दे। इंडियन आर्टिसंस मीन्स भारतीय कारीगर, एट्रोसिटीज मतलब होता है अत्याचार, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था और फोर्स करने के लिए कि वो अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बंद कर दें, जिससे कि जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उसका बहिष्कार हो रहा था, मतलब उसे एकदम से डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स। ये नहीं चाहते थे कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा बिके, जिस वजह से आपने पहले भी पढ़ा था कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर हैवी ड्यूटी इम्पोज की जा रही थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने लगा था। तो इसी वजह से ये था कि कॉलोनियल इकोनॉमी हो रखी थी हमारी इंडियन इकोनॉमी। तो हमने आज ये कुछ फीचर्स पढ़े थे इंडियन इकोनॉमी के, कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडियन इकोनॉमी के
कैसी थी कैसी नहीं थी। तो उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा स्टैग्नेंट इकोनॉमी, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा बैकवर्ड इकोनॉमी, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, फोर्थ पॉइंट पढ़ा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, फिफ्थ रैम्पेंट पॉवर्टी, सिक्स्थ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवंथ heavy dependence on imports, 8 limited urbanization, 9 semi feudal economy and 10th one is last one point colonial economy। तो फ्रेंड्स इस आगे का टॉपिक अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।